जय हिंद बच्चों। आज जो है हम सिविक्स सोशल साइंस की श्रृंखला में सिविक्स का चैप्टर 2 यानी संघवाद फेडरलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फ्री माइंड से कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिखें। आइए देखते हैं संघवाद क्या होता है, यानी व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का संवैधानिक बंटवारा कम से कम दो स्तरों के बीच होता है। यानी संघवाद एक शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का बंटवारा कम से कम दो स्तरों के बीच होता है, जैसे कि केंद्र सरकार जिसको संघ सरकार कहते हैं और राज्य सरकार। कहीं कहीं पे आपको जो है तीसरा स्तर भी देखने को मिलेगा जिसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, जैसे कि भारत। तो अभी आपने समझा संघवाद क्या है। अब आइए देखते हैं कि एक संघवाद के विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। तो एकात्मक शासन प्रणाली का अभिप्राय यह है कि पूरी सत्ता जो है एक ही सरकार के पास होती है। जैसे कि जो है एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सत्ता के अधीन शासन की समस्त शक्तियाँ निहित रहती हैं। संपूर्ण राज्य में समान कानूनी व्यवस्था लागू होता है और केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो एकात्मक शासन प्रणाली का क्या मतलब है? पूरी शक्ति जो है केंद्रीय सरकार के पास होती है और वो राज्य सरकार को जो है प्रांतीय सरकारों को या राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। जबकि संघवाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य गवर्नमेंट को जो है आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पे सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। तो एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे संघवाद, क्योंकि हमने बताया कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा संवैधानिक बंटवारा कम से कम दो स्तरों के बीच होता है, जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार। ठीक है, कहीं कहीं पे हमने बताया कि इसका तीसरा स्तर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट जिसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। दोनों स्तर संविधान से अधिकार प्राप्त करते हैं, यानी जो ये बंटवारा किया जाता है संघवाद में, वो शक्ति जो है उनको संविधान के द्वारा मिला है। यानी बंटवारा जो वहाँ पे संविधान के द्वारा किया गया, इसलिए कोई स्तर दूसरे की शक्ति अपने आप नहीं छीन सकता है। ठीक है, यानी राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार पे प्रभावी हो सकता है, न तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पे प्रभावी हो सकता है। मुख्य विशेषताएं क्या होती भाई इसकी? द्वि या बहुस्तरीय सरकार, जैसे राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय सरकार, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने बताया भारत है। ठीक है, यानी संघवाद में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होगी। विषयों शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा किया जाएगा, यानी कौन सा विषय या कौन सी शक्ति किसके पास रहेगी यह कौन तय करेगा? संविधान तय करेगा। और संविधान सर्वोच्च, किसी भी विवाद में संविधान अंतिम कसौटी होगी। यदि संघवाद में अगर जो है राज्य और केंद्र के बीच विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में संविधान जो है अंतिम कसौटी होगी, संविधान में निहित प्रावधान ही प्रभावी होंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों स्तरों के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाती है। कौन सुलझाती है? अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसे स्थिति में सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका जो है उनके विवादों का समाधान करती है, क्योंकि जो है स्वतंत्र न्यायपालिका के पास ये पावर होता है कि वह जो है उनके विवादों को सुने और उचित निर्णय दे। भारत में अगर राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद होगा तो उसका सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। साथ साथ हमारे संविधान निर्माता जो है काफ़ी दूरदर्शी थे, इसलिए उनको ये पता था कि इन फ्यूचर जो है राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है कोई वित्तीय बंटवारा को लेकर के टकराव न किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो है संविधान में वित्त का बंटवारा कर दिया है। क्या कर दिया है? वित्त का बंटवारा, यानी वित्तीय बंटवारा। कर वसूली और खर्च की शक्तियाँ भी बांटी गई हैं। कर कौन वसूलेगा और खर्च कौन करेगा, खर्च की क्या शक्ति होगी, कौन किस मद में क्या खर्च करना है, ये भी जो है संविधान ने तय कर रखा है। द्विसदनीयता, कई संघों में उच्च सदन राज्यों प्रांतों का प्रतिनिधि होता है, जैसे कि भारत में राज्यसभा। यानी जैसे कि अगर हम भारत का उदाहरण देखें द्विसदनी, तो एक है
लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा बेसिकली राज्य का प्रतिनिधित्व करती है या प्रांत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। उदाहरण भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक देश हैं। कौन कौन से? भारत हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या हैं? संघात्मक देश। अब देखिए संघीय व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, यानी संघीय व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कई स्वतंत्र इकाइयाँ स्वेच्छा से मिलकर संघ बनाती हैं। राज्यों के पास अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता रहती है। संघीय व्यवस्था में जो है राज्यों के पास अधिक स्वतंत्रता रहती है, स्वायत्तता रहती है। जैसे कि अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और सेकंड क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक विशाल देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य क्षेत्रों में बांटा जाता है, जहाँ राज्य स्वयं जो है फेडरेशन में आकर के शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और जहाँ पे राज्यों को जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली रहता है और राज्यों की अलग अलग स्वायत्तता हो सकती है। उदाहरण के लिए आप भारत को ले सकते हैं, स्पेन है, बेल्जियम है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, क्योंकि जो है भारत में जो है बंटवारा कर दिया गया है। किसका बंटवारा कर दिया गया है? प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया है। अब देखते हैं भारत को संघीय देश क्या बनाता है, यानी वे कौन से लक्षण है, वे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण भारत एक संघीय देश बनता है। व्हाट्स मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? तो पहला संवैधानिक ढांचा। संविधान क्या कहता है भाई इस मामले में? संविधान कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है भारत राज्यों का संघ है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत एक संघीय देश है। क्या है? भारत एक संघीय देश है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत एक अकेला नहीं है, बल्कि वह बहुत सारे राज्यों के मिलने से बना हुआ है। दूसरा कारण जो है संविधान में जो स्पष्ट बताया गया, भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और बाद में जो है स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पंचायत है, नगर पालिका है, इसको 1992 में जोड़ा गया। अब देखिए शक्तियों का विभाजन, जो कि 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान में कुल प्रारंभ में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में उसको जो है उसमें जो है 4 अनुसूचियाँ संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची जो है उसमें जो है शक्ति का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? शक्ति का बंटवारा। और शक्ति के बंटवारा के लिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई है। क्या बनाई गई है? 3 अनुसूची। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। अब देखिए जो संघ सूची होता है वो उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जो संघ सूची होता है उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश हो गया, विदेश नीति हो गया, मुद्रा हो गया, रेलवे हो गया, अंतर्राज्य संबंध हो गया, रेलवे हो गया, डाक हो गया। ये सारे जो है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये किसके पास होता है? ये होता है संघ सूची में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेकेंड हमने बताया स्टेट लिस्ट है, जिसको राज्य सूची कहा जाता है। इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। कौन से विषय होते हैं? क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था हो गया, कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, बाजार हो गए, मेले हो गए। ये सारे जो हैं किसके पास हैं? तो इन सबको जो है राज्य सूची में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उनको रखा गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उनको कहाँ पे रखा गया है? समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। जैसे इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो इसमें प्रमुख विषय हैं शिक्षा है, वन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, श्रम व ट्रेड यूनियन जैसे कानून। अब देखिए बंटवारा तो कर दिया गया, समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन अगर राज्य और केंद्र के बनाए हुए कानून में कोई विरोधाभास होता है तो ऐसे कंडीशंस में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। ऐसी व्यवस्था की गई है, बताई गई है संविधान में। यानी संविधान ये कहता है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच
समवर्ती सूची से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसमें जो है केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा वो प्रभावी होगा, नहीं कि राज्य सरकार का कानून प्रभावी होगा। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जितनी हैं वो सब कहाँ पे हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ सारी जो हैं केंद्र सरकार के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं भाई? बची हुई शक्तियाँ। जो विषय ऊपर के तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं हैं वो सारे विषय किसके पास रहेंगे? वो सारे रहेंगे केंद्र सरकार के पास। उदाहरण के लिए जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे नए विषय नीति निर्धारण स्तर पर केंद्र नेतृत्व करता है। अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित कोई नीति निर्धारण करना है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। यानी तीनों अनुसूचियों में जिस विषय का उल्लेख नहीं होगा अगर उस पर कानून बनाना है तो उस पर कानून बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं संघ राज्य व न्यायपालिका का क्या संबंध है भाई? किसी भी संघीय विवाद जैसे कि विधायी अधिकार का टकराव में उच्चतम न्यायालय निर्णायक होता है। अगर संघीय विवाद कोई हो गया, ठीक है, विधायी अधिकारों में कोई टकराव हो गया तो ऐसे स्थिति में उच्चतम न्यायालय निर्णायक होगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया निर्णय मान्य होगा। राज्यसभा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि होता है। राज्यों की सहमति से ही कई महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन संभव हैं। बिना राज्य के सहमति के जो है संविधान में महत्वपूर्ण विषयों पर परिवर्तन संभव नहीं होता है। कई संशोधनों में राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। अब देखिए चौथा जो है वो क्या? संघवाद का अभ्यास। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? कैसे जो है संघवाद जो है प्रभावी हो रहा है? तो पहला है भाषाई राज। क्या है? भाषाई राज, लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए भारत एक विशाल देश है और इसमें बहुत सारे भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया भाई? 1956 से राज्यों का भाषाई या सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठन हुआ। 1956 में क्या हुआ? राज्यों का भाषाई या सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठन हुआ जिससे प्रशासन आसान और जनता की पहचान का सम्मान हुआ। उनको भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। जैसे वहाँ पे जो है इससे ये हुआ कि वहाँ पे जो है प्रशासन करना सरल हो गया, आसान हो गया। बाद में नए राज्य प्रशासनिक सुविधा आकांक्षाओं के आधार पर भी बने। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जैसे 2000 में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना। फिर आगे चल करके 2014 में जो है तेलंगाना बना। तो ये जो बनाया गया ये कैसे थे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। फिर निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो भाषाई पुनर्गठन ने एकता को मजबूत किया। यानी जब हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू किया तो उसका क्या मतलब था? भाषाई पुनर्गठन ने एकता को मजबूत किया, यानी देश की एकता को सुनिश्चित किया, तोड़ा नहीं। क्योंकि लोगों को अपनी भाषा समुदाय के अनुरूप शासन मिला, इसलिए क्या किया गया है? लिंग्विस्टिक डिवीजन किया गया। अब देखिए भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई। भारत में राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। केंद्र की राजभाषा हिंदी यानी उसकी लिपि देवनागरी है। साथ में अंग्रेजी को सहायक या आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। केंद्र व कई राज्यों के कामकाज में दोनों का प्रयोग होता है। किस किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। केंद्र की राजभाषा हिंदी है। केंद्र की राजभाषा क्या है? हिंदी। और उसकी सहायक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, केंद्र व कई राज्यों के कामकाज में इन दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार है। राज्य जो है अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का राज्य भाषा क्या है? तमिल है। महाराष्ट्र का क्या है? मराठी। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की जो है जो राज्य भाषा है वो क्या है? वो हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा अगर हम संविधान को जब देखेंगे तो उसमें 12 अनुसूचियाँ, जिसमें 8वीं अनुसूची में जो है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। इनके संवर्धन विकास का प्रावधान किया गया है। निष्कर्ष, भाषा नीति लचीली और बहुभाषिक है। यह विविधता का सम्मान करती है। जो भाषा नीति बनाई है ना वो लचीली है और ये क्या करती है? विविधता का सम्मान करती है। इसलिए संघवाद को स्थायित्व मिलता है और इससे संघवाद मजबूत होता है। अब एक सवाल है कि क्या भारत की 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं उसमें अंग्रेजी को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है? इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन।
प्रारंभिक वर्षों में केंद्र अपेक्षाकृत शक्तिशाली था। शुरू में जो है केंद्र अपेक्षाकृत क्या था, शक्तिशाली था, एक दलीय प्रभुत्व के कारण। क्यों शक्तिशाली था, क्योंकि एक ही दल का प्रभुत्व था, एक ही पार्टी का वहाँ पे जो है प्रभुत्व था। इसके कारण 1990 के दशक के बाद गठबंधन राजनीति बढ़ी। 1990 के बाद क्या हुआ, देश में गठबंधन की राजनीति बढ़ी, राज्यों की भूमिका और सहकारी संघवाद को बल मिला, जिससे क्या हुआ, अंतर सरकारी निकाय बैठकें अधिक प्रभावी हुई। निष्कर्ष, समय के साथ व्यवहार में संघीयता अधिक संतुलित हुई, कई नीतियां केंद्र राज्य सहमति से बनी। उदाहरण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे समवर्ती विषयों पर साझा नीतियां। भारत, अब देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। भारत विशाल और विविधतापूर्ण देश है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया निचले स्तर तक पहुँचे ताकि स्थानीय समस्याएं स्थानीय रूप में हल हों और नागरिक भागीदारी बढ़े। इसके लिए क्या किया गया, संविधान में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 में, और इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिससे जो है नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, किसके द्वारा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 3 स्तरीय ढांचा, ग्राम, ब्लॉक, जिला। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, निर्वाचक प्रतिनिधि कार्य, जल, सड़क, स्वच्छता, छोटे विकास संबंधित कार्य जो है किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे ये योजनाएं बनाती है, उसका समन्वय करती है। फिर जो है जिला परिषद है, जिला परिषद का क्या काम है, जिले की समग्र योजना बनाना और उसका निरीक्षण करना। इसमें देखिए SC ST के लिए आरक्षण कम से कम 1/3 सीट व अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए कई राज्यों में 50% तक रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराता है। नहीं, स्थानीय निकाय के लिए जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। यानी पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जितने भी चुनाव होंगे वो कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग बनाया गया, स्थानीय निकाय के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा, वितरण और सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग का क्या काम है, जो स्थानीय निकाय हैं जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, ठीक है, इनके वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करता है और वितरण और इन्हें धन की वितरण की सिफारिश करता है। शहरी निकाय जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम शहरों या आकार आवश्यकताओं के अनुसार कार्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, शहरी योजना, स्ट्रीट लाइट आदि, इन सारी चीज़ों की वो देखता है शहरी निकाय। निष्कर्ष, विकेंद्रीकरण से जन भागीदारी, जवाबदेही और सेवा प्रदाय बेहतर हुआ। यह संघीयता को तीसरे स्तर तक ले जाता है, जिससे लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंचता है। जब जो है लोकल गवर्नमेंट बनाया गया तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे लोकतंत्र जो है ज़मीनी स्तर पे पहुंचा। अब देखते हैं संघीयता की मजबूती के सहायक तत्व, यानी जो फेडरलिज्म है इसके मजबूती के कौन से सहायक तत्व हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता, किसी भी स्तर को शक्ति अधिकार संविधान से ही, इससे स्थिरता, यानी जो संविधान की सर्वोच्चता है ना, ये क्या है, तीनों स्तर पे जो है शक्ति जो मिली हुई है, चाहे वो केंद्र को, चाहे राज्य को, चाहे लोकल गवर्नमेंट को, ये शक्ति कौन देता है, संविधान देता है। इससे क्या हो रहा है, देश में स्थिरता कायम हो रहा है। दूसरा, न्यायिक समीक्षा, अगर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल स्तर पे कोई नीति निर्धारण में गलती होती है, किसी योजना को लागू करने में गलती होती है, तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा, ठीक है। ये भी जो है संघीयता को मजबूती का बहुत ही बड़ा सहायक तत्व है। फिर राज्यसभा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, राज्यसभा जो होती है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और ये आवाज़ कहाँ पर उठाती है, जाकर के सेंट्रल में उठाती है। तो ये राज्य जो है एक तरह से राज्य का जो है क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया। अंतर सरकारी समन्वय, परिषदें, बैठक, नीतिगत सहमति और संसाधन, ये क्या दर्शाते हैं, ये साझेदारी दर्शाते हैं कि जो है जैसे राज्य और केंद्र की बैठक हो रही है, नीतिगत कोई नीति बन रहा है तो उस पर दोनों की सहमति हो रही है, तो आपसी साझेदारी को दर्शाता है, जिससे
संघीयता को और मजबूती मिलती है। फिर है वित्तीय संघवाद, कर साझेदारी और अनुदान विकास में संतुलन। अब देखिए, करों की साझेदारी होती है, जैसे राज्य सरकार की कर और सेंट्रल गवर्नमेंट की कर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल रही है तो राज्य का हिस्सा देगी, अगर राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स वसूल रही है तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उसका हिस्सा देगी। इस तरह से संघीयता को काफ़ी मजबूती मिलता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी संबंधित त्वरित पुनरावृत्ति वाले बेहद संक्षिप्त क्वेश्चंस नोट्स देखते हैं। संघवाद, संघवाद क्या है? संविधान निर्धारित बहुस्तरीय सत्ता बंटवारा। संविधान के द्वारा निर्धारित कई स्तरों पे जो सत्ता का बंटवारा होता है उसी को कहते हैं संघवाद। तीन सूची कौन कौन सी है? संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो केंद्रीय विषय होता है, राज्य सूची जो स्थानीय विषय होते हैं, और समवर्ती सूची जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, मतलब अगर संघ सूची, अगर कोई ऐसा विषय है जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है तो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है और उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। भारत होल्डिंग टुगेदर संघ पर भाषाई राज्यों, भाषा नीति और केंद्र राज्य सहयोग से संघवाद व्यवहार में मजबूत बनता है। विकेंद्रीकरण 1992 में लागू किया गया, जिसके द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती, लोकल स्तर पे जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। इसमें जो है 1/3 आरक्षण दिया गया, नियमित चुनाव कराया जाता है और वित्तीय प्रावधान किया गया है। अब जो है परीक्षा उपयोगी उदाहरण और प्रश्न शैली। भारत में भाषाई पुनर्गठन ने एकता बढ़ाई कैसे? भारत में भाषाई पुनर्गठन ने एकता बढ़ाई कैसे? अपनी भाषा संस्कृति के अनुरूप प्रशासन, अस्मिता का सम्मान, अलगाव की भावना कम, शासन प्रतिक्रिया बेहतर। समवर्ती सूची में केंद्रीय कानून क्यों प्रभावी होता है? राष्ट्रीय एकरूपता मानक जरूरी, संविधानिक टकराव में केंद्र कानून को प्राथमिकता देता है, इसीलिए जो है राष्ट्रीय एकरूपता बने रहे, इसलिए राज्य और केंद्र के टकराव में जो है संविधान केंद्र को प्राथमिकता देखता है। विकेंद्रीकरण के लाभ, विकेंद्रीकरण के लाभ क्या भाई? स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान, यानी विकेंद्रीकरण से क्या लाभ हुआ? जो स्थानीय समस्याएं हैं उसका स्थानीय स्तर पर ही समाधान खोजा गया। खर्च योजनाएं जमीनी ज़रूरतें के अनुसार, नागरिक निगरानी। तो ये था जो है सिविक्स का चैप्टर 2 संघवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, और अगर इसका डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।